हेलो बच्चों, आप सभी का बत्रा डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एनडीए का पेपर हो चुका है और उसमें जनरल स्टडी का जो सेक्शन होता है उसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज फिजिक्स का क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, आपके सामने अभी सारा प्रमाण दिख जाएगा। दूसरा चीज ये भी बताया था, जो पढ़ाया गया हो बहुत सारे नोट्स से वही आए हैं। जितने भी बच्चे एग्जाम दे करके आए हैं वो बोल रहे हैं सर आपके नोट्स का पढ़ाया हुआ सारा क्वेश्चन है। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो चीजें पढ़ाई गई, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, बाकी सारी चीजें वही है। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि एनडीए का एग्जाम कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसके क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, हर बच्चा इसको कर सकता है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे से इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकता है, इंडियन रिटन क्वालिफाई कर सकता है, और अगर उसमें एसएसबी क्वालिफाई करके अगर उसमें वो क्षमता है तो आगे भी जा सकता है। ठीक है, कोई ऐसा डरना नहीं है कि यहाँ पे मैथ आ रहा है, फिजिक्स आ रहा है, तो ऐसी चीजें ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आपके सामने दिख जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये दिख रहा है, यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन लाया हुआ है। तो भैया देखिए, यहाँ पे सबसे क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन 66 दिख रहा है। तो 66 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है ये आपका, तो देखिए आप इसके आंसर पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये बच्चे का असाइनमेंट लिया गया है। वो बच्चे ने जहां जिस चीज को टिक मारा है वो अलग है, हम अपना टिक जो लगाएंगे वो रेड पेन से लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट आते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, माने विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, यहां पे दिया है चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्व बल पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्व बल से अधिक है। नहीं भाई, ये इन्होंने दिया है चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्व बल पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्व बल से अधिक है। ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा चीज, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्व बल चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्व बल से अधिक है, ये भी आपका गलत है। ठीक है भाई, दोनों पर बल बराबर होगा, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये होता है कि बराबर होते हैं और एक जिस दिशा में होता है दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ठीक यही चीजें हैं कि जब हम पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर अंदर की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लगाया जाता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? उसके कारण वहां पे सेंटीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, जो सेंटीपिटल फोर्स मून को अपनी तरफ खींचा होता है। तो रिएक्शन फोर्स ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स मून क्या करता है? अर्थ पे लगा के बाहर तरफ खींचता है। इसका एग्जांपल दिखाया जाता है, एक धागे से एक टुकड़े को बांध दिया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है तो टुकड़ा बाहर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स लगा है, अर्थ के द्वारा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है। अंदर क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि बाहर की तरफ उसका रिएक्शन फोर्स लगा होता है। ठीक है, तो वही चीजें हैं ये। तो आपका ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। तो तीसरा दिया है चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्व बल और पृथ्वी का गुरुत्व बल परिणाम में बराबर होते हैं, ये तो सही है, परिणाम में बराबर होते हैं और एक ही दिशा में होते हैं, ये गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का गुरुत्व बल और पृथ्वी पर चंद्रमा परिमाण में बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, किंतु विपरीत दिशाओं में होते हैं। भाई यही ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों ने देखा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर अर्थ है और इसके चारों तरफ अगर मून रिवॉल्व कर रहा है तो इसके बीच एक सेंटीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, और सेंटीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोड्यूस होता है, प्राप्त होता है, गुरुत्व बल से उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी इस पर गुरुत्व बल लगा के अंदर की तरफ खींचती है, उतना ही बल ये इसके ऊपर लगा के बाहर की तरफ खींचता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं लेकिन परिमाण में बराबर होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन था, कोई बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ाया गया आप लोगों को, तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जो इन्होंने बोला है, ये बोला गया है आपका कि भाई एक विद्युत बल्ब है, कोई बल्ब है, मान लिया एक बल्ब है। ठीक है, एक बल्ब दिया गया है, इस पर पावर इन्होंने दे दिया। देखिए, विद्युत बल्ब 220 वोल्ट और 80 वाट। तो वोल्ट क्या होता है? वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट होता है। तो पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट, और पावर कितना है? 80 वाट। इसका मतलब हम लोग जानते हैं पावर बराबर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट।
तो पावर इक्वल टू मैं क्या करूंगा, वोल्टेज इंटू करंट, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज, है ना। तो इस तरह से मैं निकाल लूंगा। तो इस बल्ब में करंट कितना आ रहा है, करंट आ जाएगा आपका 80 अपॉन 220, ठीक है। अब इन्होंने कहा है जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित किया जाता है तो पावर कितना हो जाएगा, तो पावर P डैश बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो गया 110 वोल्ट कह रहा है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, करंट की जगह ये वैल्यू रख देंगे 80 अपॉन 220, तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 40 वाट। तो आपका ये 40 वाट आ जाएगा। हम ऐसे भी इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं कि करंट बराबर पावर अपॉन वोल्टेज हुआ, तो दो पावर दिया हुआ है तो पावर अपॉन वोल्ट P1 V1 बराबर P2 V2, डायरेक्ट इस पे कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको दोनों रास्ते हैं, चाहे आप इस पे कर लीजिए या डायरेक्ट इसमें करंट निकाल लीजिए, दूसरे फार्मूले में वोल्टेज के साथ करंट से मल्टीप्लाई करेंगे पावर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एयरफोर्स के क्वेश्चन इससे टफ आते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 66 और 67, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे फिजिक्स का क्वेश्चन कौन सा है, 67। इसके बाद आपका आ गया 68। देखिए इस साइड में है, दोनों साइड क्वेश्चन है, 68 क्वेश्चन है। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो भाई 68 क्वेश्चन जो कह रहा है तो ये कह रहा है कि एक साधारण कांच की प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकरण में लिखित का कौन सा सही है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि एक अगर प्रिज्म होता है इसमें व्हाइट लाइट अगर जाता है तो क्या होना चाहिए, इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे जाने के बजाय सारे रेस डेविएट हो जाते हैं। और डेविएट किस तरह से होते हैं, विब ग्यार से, विब ग्यार होता है, रेड ऊपर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये चीजें होती है। सबसे ज्यादा डेविएशन किस में होता है, वायलेट कलर में होता है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ डेविएशन, डिस्पर्जन वायलेट में होता है। रेड कलर में सबसे कम डेविएशन होता है, इसलिए वेवलेंथ रेड कलर का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। लाल प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, इन्होंने कहा रेड कलर जो होता है सबसे ज्यादा डेविएट होता है क्योंकि प्रिज्म लाल प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। भाई लाल प्रकाश की चाल अधिकतम तो होती है लेकिन सबसे ज्यादा डेविएट होता है, गलत है। सबसे ज्यादा डेविएट कौन होता है, वायलेट होता है, इसके बाद इंडिगो होता है, इसके बाद ब्लू होता है, ठीक है। ब्लू माने नीला, वायलेट माने बैगनी। दूसरा इन्होंने कहा है नीला प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है क्योंकि प्रिज्म में नीले प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ये भी देखिए नीला प्रकाश रेड और नीले में सबसे ज्यादा है, वायलेट आ जाएगा तो वायलेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नीले प्रकाश की चाल सबसे कम होती है क्योंकि प्रकाश की चाल v बराबर n लैम्डा होता है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी चाल ज्यादा होती है। तो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है इसलिए रेड कलर के लिए चाल ज्यादा होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, लाल प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है क्योंकि प्रिज्म लाल प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, गलत है। नीला प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है क्योंकि प्रिज्म नीले प्रकाश चाल न्यूनतम होती है, डी ऑप्शन सही है। देखिए ये नीला प्रकाश आप देख रहे हैं ना, चूंकि इसमें नीले और लाल की बात की गई है माने ब्लू और रेड की बात की गई, तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन है, आप देख रहे हैं यहाँ से रेड इतना डेविएट है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ब्लू का इतना है एंगल ऑफ डेविएशन, तो ब्लू ज्यादा डेविएट है और इसका वेलोसिटी कम है, तो आपका डी ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 68 का डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दे रहा हूं, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बताइए, जो भी बच्चे नोट्स में पढ़े हुए हैं उनको लग रहा होगा कि ये हूबहू क्वेश्चन बनाया जा रहा है, इससे अच्छे लेवल क्वेश्चन पढ़ाए गए। जो भी बच्चा नोट्स तैयार करके बैठा होगा, इस क्वेश्चन को देख रहा होगा सोल्यूशन, वो कह रहा होगा ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी आए हुए हैं, ठीक है ना। और वैसे भी एनडीए में क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 69, ठीक है। 69 पे इन्होंने क्या कहा है, ये 69 पे इन्होंने कह दिया है यहाँ पे, ठीक है। 69 इन्होंने कहा है दिए गए माध्यम में ध्वनि की चाल के निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो भाई ध्वनि की चाल के लिए क्या सही है, स्पीड ऑफ साउंड। आपको याद होगा कि एनडीए के जस्ट 3-4 दिन पहले मैंने स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन किया था और बोला था कि जरूर क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोग पहले का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और फिर एनडीए का पेपर हुआ है और उसके बाद आज इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चलिए सभी लोग जो देखे होंगे अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है
दिए गए माध्यम में ध्वनि की चाल के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो भाई देखिए, ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो सॉलिड मीडियम के लिए सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड के लिए सबसे कम होता है, गैस के लिए सबसे कम होता है, ठीक है, ये चीजें होती हैं। और स्पीड ऑफ साउंड की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग फार्मूले में आता है, अलग अलग का मतलब स्पीड ऑफ साउंड बराबर होता है अंडर रूट इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। अब डिपेंड करता है सॉलिड, लिक्विड, गैस किसके लिए क्या पूछता है, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। सभी आवृत्तियों पर ध्वनि की चाल समान बनी रहती है, सभी आवृत्तियों पर। तो बेटा देखो, एक फॉर्मूला ये भी होता है, v बराबर एन लेमडा भी होता है, ठीक है, v बराबर एन लेमडा होता है, और एन फ्रीक्वेंसी होता है। आपको पता चलना चाहिए कि स्पीड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ पे होता है, ठीक है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उस कलर के लिए प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ये चीजें हैं। उच्चतर आवृत्तियों पर ध्वनि की चाल अपेक्षाकृत अधिक होता है, और उच्चतर आवृत्तियों पर ध्वनि की चाल अपेक्षाकृत निम्नतर होता है, उच्चतर तरंग दैर्घ्य पर ध्वनि की चाल अपेक्षाकृत कम होती है। तो देखिए, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो चाल ज्यादा होगा, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गया, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता, तो आपका पहला ऑप्शन ये सही दिख रहा है 69। अब आ गया 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दूरबीन में केवल दर्पण होता है? तो भाई आपने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बताया गया था आपको, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, है ना, बताया गया था कि ये कॉनकेव मिरर ऐसे होता है, रेज ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ती है, फिर ऐसे आती है, यहाँ से प्लेन मिरर होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस तरह से आता है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर होता है। तो आपका ऑप्शन इस पे क्या दिया हुआ है भाई, ऑप्शन यहाँ पे आपका नाम दिया गया है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था, तो इसी को बोलेंगे न्यूटनी टेलीस्कोप। इसका मतलब आपका ये सब गलत है, ये आपका सी ऑप्शन सही है, न्यूटनी दूरबीन, या आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है, उसमें दर्पण होता है, लिखवाया गया आपको। और हर साल आता है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस कर लिया गया है। टोटल आपके 26 या 27 क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 के आगे क्या है, 78, 79 फिजिक्स का नहीं है, 80 फिजिक्स का नहीं है, और 81 फिजिक्स का है। तो देखिए 81 क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 81 क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 81 ये बोला जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं? माने किसने ये बताया कि सारे प्लेनेट जो होते हैं वो सन के अराउंड में घूमते हैं? तो भाई देखो, इसमें कई लोगों ने एक्सप्लेन किया, लेकिन हम लोग जो एथेंटिक मानते हैं, जिसने प्रूफ किया है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, वो आपके केपलर्स आते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर के ग्रहों संबंधित नियम में आपको 3 नियम बताए गए हैं। पहला नियम क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का नियम, जिसमें बताया गया है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सूर्य उनके एक फोकस पर स्थित होता है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट ए फोकस, दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोपर्निकस, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन। तो कौन हो जाएंगे, केपलर साहब हो जाएंगे इनके। तो 81 का आपका हो गया, केपलर साहब का आंसर सही हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा ये है 81 के बाद 82 आएगा। 82 क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। चलिए 82 क्वेश्चन ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इन्होंने कहा है किसी वाहक पट्टे पर बालू 0.1 किलोग्राम पर सेकेंड, माने इन्होंने दे दिया है मास पर सेकेंड, इसका वैल्यू दे दिया है 0.1 की दर से ऊर्ध्वाधर गिर रही इस पट्टे को 2 मीटर पर सेकेंड एक समान चाल से चलाए रखने के लिए वेलोसिटी इन्होंने दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड चलाए रखने के लिए बल कितना लगेगा। तो भाई देखो, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, है ना। अब वेलोसिटी के टर्म में क्या लिखेंगे, m बराबर मास, एक्सेलेरेशन की जगह क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा, मास पर टाइम इनटू वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 0.1 किलोग्राम मास अपॉन सेकेंड, माने m अपॉन t का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रख दूंगा 0.1
मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर 0.2 न्यूटन। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से 82 का आंसर बी है। कुछ जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया है, कई बार एयरफोर्स में भी आया है कि एक बंदूक है जिससे इतने मीटर पर सेकंड पे गोली मारी जाती है, इतने स्पीड से मारी जाती है, गोली का द्रव्यमान ऐसे है, तो बताइए कितनी गोली फायर होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाए थे वहां पे, वही चीज यहाँ पे भी, इसका भी क्वेश्चन असाइनमेंट में था, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। 83 में इन्होंने क्या कहा है भाई, 83 में इन्होंने कहा है 8 किलोग्राम द्रव्यमान को, माने ये 8 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, ये मान लिया 8 किलोग्राम मास का पिंड है, 2 सेकंड में 4 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक उठाने के लिए। ऊर्ध्वाधर कितनी दूरी तक ले जा रहे हैं, 4 मीटर की दूरी तक ले जा रहे हैं ऊर्ध्वाधर, तो 2 सेकंड, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड, इतना पावर होगा। तो भैया देखो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ क्या लगेगा mg लग जाएगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कार्य निगेटिव आएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। तो पावर बराबर क्या होता है एफ डी कॉस थीटा अपॉन टी। अच्छा एफ बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg हो जाएगा, आपने बताया गया था mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा 180 हो जाएगा, -1 आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, टी हो जाएगा। तो अब देखो m कितना दिया है 8 किलोग्राम, g का वैल्यू आपको 10 रखना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर, ठीक है, अपन टाइम कितना रख देना है 2 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 160 वाट। माने आपको कितना करना पड़ेगा 160 वाट का यहाँ पे पावर लगेगा, ठीक है। मतलब फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, फार्मूला ये पढ़ा है कि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क बराबर वर्क अपॉन टाइम, इसको लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा अपॉन टी, या इसी को लिख देंगे mg d cos थीटा अपॉन टी, और इस पे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाया गया था, वही सेम टाइप का इस तरह का क्वेश्चन है, एनडीए में इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 83 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83, 84, अच्छा 84 भी है, 84, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पे, 84 का क्या आ गया आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जा रहा है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक खंड ब्लॉक को 3 किलोग्राम द्रव्यमान के दूसरे खंड के ऊपर रखा गया। माने 3 किलोग्राम का एक कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर 2 किलोग्राम का ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। दोनों खंडों के बीच घर्षण फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू बराबर क्या है 0.2 है। नीचे वाले खंड को क्षैतिज बल एफ से इस तरह खींचा जाता है कि दोनों खंड एक साथ बिना सरपड़ के खिसकते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण इतना है, घर्षण बल का महत्तम मान कितना होगा, तो ये चीजें आ गया। तो भाई इसको ये कह रहा है एक फोर्स लगा करके इसको खींचा जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो ये दोनों एक साथ घूम रहे हैं, कोई खिसक नहीं रहे, तो इनके बीच जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है m बराबर होता है m बराबर म्यू आर, तो m बराबर म्यू mg हो जाएगा, ठीक है। म्यू की जगह क्या आ जाएगा 0.2, m टोटल मास जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों स्लिप नहीं कर रहा है, तो टोटल मास 5 kg हो जाएगा, मास हो गया 5 kg, इसकी जगह हो गया 10, तो आपका क्या हो गया 2 × 5 = 10, ये आपका 10 न्यूटन आ जाएगा। तो आपका इस तरह से इसका आंसर 84 का ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, क्वेश्चन नंबर 85, 86, अच्छा 87 फिजिक्स का ही है सब, तो चलिए पहले 85 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, तो 85 का क्या है, देखिए 85 में इन्होंने कहा है कि कोई द्रव्यमान एक कमानी में संलग्न है जो ऊर्ध्वाधर लटक रहा है, कमानी में उत्पादित विस्तार पृथ्वी पर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, पृथ्वी पर।
चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 6वां भाग है, तो होता ही है। चंद्रमा पर कमानी का विस्तार क्या होगा? तो भाई देखो, अगर हम ये जानते हैं कि कोई एक स्प्रिंग है, इस पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट x इस साइड में देते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगता है, तो m बराबर क्या होता है? -kx, हम लोग जानते हैं। तो पहला इक्वेशन अगर हम ये ले लें, पृथ्वी पर क्या लिखा है? कमानी में उत्पादित विस्तार पृथ्वी पर 6 सेंटीमीटर है। तो मैं ये कर देता हूं कि ये फोर्स, अब ये इनमें ये कहा है कि स्प्रिंग ऐसे ऐसे लटका है, ठीक है, ऐसे लटका है, और इसका जो भी है इस पे विस्तार क्या है? 6 सेंटीमीटर होता है। जब इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर mg लगता है, तो भैया ये क्या हो जाएगा? फोर्स F की जगह हो जाएगा m इंटू जी अर्थ पृथ्वी पर, ये बराबर -k, x की जगह हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इक्वेशन फर्स्ट। मून पे देखेंगे तो मून पे क्या हो जाएगा? मास, किसी भी बॉडी का मास कभी नहीं चेंज होता है, ये क्या हो जाएगा? g मून, ये बराबर क्या हो जाएगा? -k। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है क्या होगा? हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट x हो गया। इक्वेशन सेकंड। तो भैया फर्स्ट और सेकंड डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? g अर्थ अपॉन g मून, ये बराबर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 6/x, ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि g अर्थ क्या होता है? g अर्थ जो होता है, g मून पे जो वैल्यू होता है वो अर्थ के क्या होता है? यहां देखिए g अर्थ, और जो मून पे वैल्यू है वो g अर्थ का क्या है? 1/6वां हिस्सा है, तो इसकी जगह 1/6 हो गया, बराबर 6/x। तो इससे कट गया, 6 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6/1 = 6/x, कट गया तो x बराबर क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर। तो मून पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीजें हो गया, इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। दूसरा चीज, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है? भाई ये कैंची आपका कंफर्म हो गया 86 का, ठीक है। चलिए 86 हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 87 के बाद नहीं है ना? हाँ 87 पे आते हैं। चलिए 87, क्वेश्चन नंबर 87 ये कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध का एक तार प्रयुक्त किया गया है। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई के प्रारंभिक मान का दुगुना कर दिया तो परिपथ में धारा कितना होगा? तो भाई देखिए V स्क्वायर होता है IR, तो I बराबर क्या होता है? V/R। तो जब लंबाई को हम प्रारंभिक लंबाई की दुगुना कर देते हैं तो प्रतिरोध कितना हो जाता है? फार्मूला क्या होता है? R2 बराबर R1 = 2L/L का होल स्क्वायर, कट जाता है तो 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो करंट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का होता है। इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? प्रारंभिक मान का आधा हो जाएगा, गलत है। अपने प्रारंभिक मान की दुगुनी हो जाएगी, गलत है। प्रारंभिक मान का 1/4। भाई देखो, किसी तार की लंबाई दुगुना किया जाता है तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है। इसके पहले वाले एनडीए के एग्जाम में प्रतिरोध पूछा हुआ था। क्वेश्चन था तार की लंबाई 0.1% बढ़ाते तो प्रतिरोध कितना % बढ़ जाएगा। ठीक उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है, बस करंट पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा? अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना रेजिस्टेंस होगा, करंट 1/4 हो जाएगा। करंट पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 1/4, क्योंकि रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। विरोध, भाई जब विरोध ज्यादा होगा तो धारा कम आएगी ना, तो धारा तो कम ही होगा। तो वही चीजें यहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। आगे देखता हूं कौन सा क्वेश्चन है। 88 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 बहुत आसान है। आप देख रहे हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ा गया है रेजिस्टेंस को। ये दोनों रेजिस्टेंस आपका क्या है? पैरेलल में है, फिर सीरीज में है। तो पैरेलल में क्या होता है? 1/r' बराबर 1/r + 1/r, तो 2/r, तो r' बराबर क्या हो गया? r/2, ठीक है। और ये सीरीज में हो गया तो r" बराबर क्या हो गया? r/2 + r, तो 2 × 2 = 3, 3/2r। ये आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका कुछ करना ही नहीं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये आराम से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 90 नहीं है। अच्छा ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये 106।
भाई देखो 106 क्वेश्चन बहुत आसान दिख रहा है, कहने में टेढ़ा मेढ़ा है, बस है नहीं कुछ। हमने आपको बताया था कि जब समतल दर्पण को हम थीटा डिग्री से घुमाते हैं तो उसका परावर्तित रेट 2 थीटा से घूम जाता है। ये वही तो पूछा है भैया, वही आंसर तो पूछा है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा से घुमाते हैं तो अल्फा बराबर 2 थीटा से घूम जाएगा। इसका सी ऑप्शन है, डायरेक्ट थियरी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 106 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, 107 इन्होंने कहा यमन द्रव्यमान का एक रेल वैगन एक सीधी पटरी पर V1 चाल से चल रहा है। कुछ देर बाद वर्षा का आंशिक रूप से जल भर जाता है, जिसमें वैगन का द्रव्यमान m2 और चाल v2 हो जाता है। मानते हुए वर्षा ऊर्ध्वाधर हो रही है और वैगन भीतर जल स्थिर है, दोनों चालों का संबंध क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग जाएगा। रेखीय संवेग संरक्षित होगा, क्योंकि जब किसी चीज पर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, बाह्य बल 0 होता है, तो रेखीय संवेग संरक्षित होता है। इसका मतलब जो पहले का रेखीय संवेग है वही बाद का रेखीय संवेग हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा है ना, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स बी 0 देन लीनियर मोमेंटम dp अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये बताता है p2 बराबर p1, ये m2 v2 बराबर m1 v1। इस तरह का फॉर्मूला आपका सी ऑप्शन आ गया। तो आपका 107 का सी ऑप्शन है और इस वाले का 2 थीटा ऑप्शन है। इसके बाद आ जाएगा 10वां, फिजिक्स का है नहीं, ग्रीन हाउस के लिए आता है इंपॉर्टेंट। 9वां देख लेते हैं भाई। 109वां क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसे स्थान में एक धन आवेश दक्षिण की ओर गति कर रहा है। एक कोई चार्ज पार्टिकल है, ये दक्षिण दिशा में गति कर रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में है, मैग्नेटिक फील्ड आपका उत्तर दिशा में है। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? तो भाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? Fm बराबर होता है QVB साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? QVB साइन 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 180 हो गया। देखिए V क्रॉस B होता है, एक्चुअली फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फोर्स होता है QV क्रॉस B, है ना। तो ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गया? 180 बना रहा है। साइन 180 0 होगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई विक्षेप बल नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तब उसका पाथ सर्कुलर होता है। उसके डायरेक्शन में इंटर करता है तब भी 0 होता है, अपोजिट डायरेक्शन करता है तब भी 0 होता है। तो ये तो क्लास में आपको पढ़ाया गया, पूरा पूरा हो नोट्स नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं। इसके बाद क्या है? 108 क्वेश्चन है। 108वां फिजिक्स है कि नहीं है? चलिए, अब फिजिक्स नहीं है। अब इसके बाद आपका 110 है ग्रीन हाउस। अच्छा हाँ, 111 फिजिक्स है, 12 फिजिक्स है। चलिए 111 भैया देखिए, ये कब का क्लास में बताया गया है भाई, ये भी आपको क्लास में बताया गया होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो जान लीजिए। जब इस तरह से 2 स्पिन लटकाया गया है तो भाई अगर इस पर मास 10 kg है तो इस पर भी मास 10 kg का ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इस पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों वेट आपके 10 kg होंगे, यहां भी 10 kg होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 111। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 112 में ये बोला गया है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक पत्थर, माने एक भवन है, ये 20 मीटर की ऊंचाई पे है, यहां से एक पत्थर फेंका जाता है हॉरिजॉन्टली नीचे 12 मीटर पर सेकेंड की क्षैतिज चाल से। यू बराबर इन्होंने बोला है 12 मीटर पर सेकेंड के क्षैतिज वेग से फेंका जा रहा है, ऐसे आ रहा है नीचे। यह भवन से आर दूरी पर टकराता है। आर का मतलब इतनी दूर पर टकराता है। जी का मान इतना है, तो कौन सा मान? आर का मान क्या होगा? परास क्या होगा? परास माने दूरी। तो भैया एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जब हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, एक होता है छत पर से कोई चीज ऐसे फेंकते हैं। तो जब छत पर से ऐसे फेंकते हैं तो क्या होगा? परास दूरी। दूरी का मतलब, परास का मतलब दूरी होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय।
तो मैंने आपको ये फार्मूला बताया है कि r बराबर क्या होता है, r बराबर हो जाएगा चाल की जगह u हो जाएगा, समय क्या होता है √2h/g होता है, तो यहाँ रख देंगे 2h/g, तो यही तो होता है आपका जो है, तो u की जगह 12 कर देते हैं, √2, h की जगह कितना हो गया 20, g की जगह 10, कट गया 2 दूनी 4 2, 24 मीटर आया ये। तो आपका ये आंसर कितना हो जाएगा, परास आपका जो हो जाएगा वो 24 मीटर आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज 24 मीटर होगा, क्योंकि जब छत पर से हम ऐसे फेंकते हैं तो परास बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे इनटू टाइम, पहुंचने में कितना समय लेता है, तो समय कितना लेगा, फार्मूला पता ही आपको, h बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर कर देंगे, ऊपर से आ रहा है u 0 हो जाएगा, t बराबर √2h/g आता है, यहाँ पे रख देते हैं, फार्मूला आपका तैयार हो गया, वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा। ये क्वेश्चन था 112, ठीक है। और भी फिजिक्स के क्वेश्चन है इसमें 113 और 114, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है भाई 113 का तो आपका यही ऑप्शन है, 114 पे आ जाते हैं, 114 को देखते हैं, 114 का ये क्वेश्चन है इनका, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो भाई एक चीज आप ये जानिए कि हमने प्रेशर दाब बताया है, प्रेशर बराबर होता है h/g। अब यहाँ पे प्रेशर P1 बराबर इस समय कितना है आपका, यहाँ पे जो भी प्रेशर है आपका क्या दिया है, P1 है, और अंतिम स्थिति ऊर्जा P2 है, अंतिम P2 है। तो अब इन्होंने कहा ऐसा हो गया है, तो ये आपका P1 हो गया, h/g होता है, ये शुरू में ऐसा है। अब इसको हटा देंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड नीचे की तरफ आएगा तो इधर भरना शुरू होगा, तो इधर जब भरना शुरू होगा तो अब दोनों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h/2 हो जाएगी। अच्छा लिक्विड एक ही है इसलिए डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन g के मान में भी ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रेशर P2 बराबर क्या हो जाएगा, h/g h/2 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P2 बराबर h/g P1 के बराबर होता है, तो ये P1/2 हो जाएगा, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा 2, P2 बराबर P1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना यार, प्रेशर बराबर h/g होता है, शुरू में प्रेशर आपका h/g होगा, लिक्विड जब इधर आएगा तो यहाँ प्रेशर P2 बनेगा और उसका हाइट क्या होगा, आधा हो जाएगा, इसी जगह हाइट की जगह आधा कर दीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन है, कुछ है ही नहीं। किसी लिक्विड के अंदर h गहराई पे प्रेशर h/g होता है, रो क्या होता है, डेंसिटी होता है, लिक्विड एक ही है तो डेंसिटी चेंज नहीं होगा, तो इतने के अंदर g के वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन h ऊंचाई तो आधी हो जाएगी, इसलिए चीजें ऐसे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा था, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आपका 114 कंप्लीट हो गया। 115 16 वही क्वेश्चन है क्या फिजिक्स के, तो चलिए 115 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 115 ठीक है, 115वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई कण r त्रिज्या वाले वृत्त में एक समान चाल से चल रहा है, जब वह आधे वृत्त को पार करता है तो समय के साथ इसका औसत त्वरण क्या होगा। भाई देखो, अगर ये कोई पार्टिकल है और सर्किल में चल रहा है, यहां से चल रहा है, तो इसमें त्वरण का फार्मूला क्या होता है, v²/r। तो जब यहाँ पे है पार्टिकल तो इसमें त्वरण की दिशा इधर है, और जब यहाँ पे आता है तो इसमें त्वरण की दिशा इधर हो जाएगी। अगर ये a1 त्वरण है, ये a2 त्वरण है, तो ऐसे केसेस में इन्होंने पूछा है कि औसत त्वरण क्या हो जाएगा। औसत त्वरण क्या होता है, औसत त्वरण आपका हो जाएगा यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन बराबर जो होता है वो dv/dt करके हो जाएगा, या v2 - v1 करके हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपका ये 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इस डायरेक्शन में जो इस डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें आ गई, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 116, किसी बिंदु पॉइंट मास पर प्रत्येक 5 न्यूटन के 2 बल कार्यशील हैं, यदि उन बलों के बीच का कोण इतना है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो भाई देखो, ये इन्होंने कहा है कि एक फोर्स आपका मान लिया 5 न्यूटन का है, F1 फोर्स है, दूसरा फोर्स आपका है ये मान लिया, ये नहीं है, ये फोर्स है F2, ये भी 5 न्यूटन का है, दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है,
रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, है ना। तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 है तो 5 × 25, ये भी 25 हो जाएगा, ये 2 5 गुणे 5 cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 कट गया, ये भी 25, तो अंडर रूट 75 आ जाएगा, अंडर रूट 75, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.6 न्यूटन। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी आपका। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है, 116, 117 नहीं है इसका, 118 नहीं है, और इधर 119 भी नहीं है, 120, 121, 22, 23 नहीं है, 24। अच्छा, 24वां क्वेश्चन ये आपका एक्स रेस के लिए है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का क्या है, एक्स, देखिए एक्स रेज की प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी, एक्स रेज के बारे में आपको बताया गया था कि एक्स रेज इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, एक्स रेज जो होता है वो फोटॉन के रूप में बाहर आता है। ठीक है, इसका वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन तक होता है। तो दिया गया कौन सा कथन सही नहीं, तो इसका एंगस्ट्रॉन 1 एंगस्ट्रॉन होता है, 1 से 100 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ठीक है, इन्होंने लिखा है इन्हें कुछ प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई ये भी होता है, ये अपेक्षाकृत लघु वेवलेंथ होती है, इसके राडार प्रणाली के लिए उपयोग किया जाता है। भाई ये गलत है, ये गलत है, राडार स्टेशन में रेडियो वेव का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको बताया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कॉस्मिक रेज, गामा रेज होता है, एक्स रेज होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है, कॉग, ये फार्मूला होता है भाई, कॉग एक्स अल विम रॉड्स। ठीक है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल हो जाएगा, फिर इंफ्रारेड हो जाएगा, इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर आपका रेडियो वेव। ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, और हम जानते हैं पेनिट्रेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है। तो हम इसलिए रेडियो वेव को भेजते हैं, ताकि रेडियो वेव का वेवलेंथ ज्यादा होता है, ये जाता है प्लेन की बॉडी से टकराता है, फिर रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर को रिसीव हो जाता है, इसलिए बाकायदा सिग्नल मिलता रहता है। लेकिन एक्स रेज देख रहे हैं, गामा के बाद एक्स रेज है, इसका वेवलेंथ कम होता है, तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा, तो प्लेन के बॉडी से टकरा के रिफ्लेक्ट होने के बजाय ये भेदना शुरू करेगा उसको, और जब भेदेगा भाई तो रिसीवर पे रिसीव नहीं होगा, इसलिए एक्स रेज का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको पढ़ाया गया था, देखिए यहाँ पे आ गया है। तो राडार स्टेशन में रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है, ये चीज हो गया। एक्सरेज कैसे आता है, कूलिंग ट्यूब में हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब मॉलिब्डेनम या टंगस्टन या हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट से बम्बार्डमेंट करा जाता है, स्ट्राइक करते हैं, तो वहां से एक्सरेज फोटॉन के फॉर्म में बाहर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पे जो है 32 नहीं है फिजिक्स का, 33 भी नहीं है, और इधर 34 जीएस है, 35 जीएस है, 36 जीएस है। जीएस वाले सर आपको बताएंगे। 37 तो ये हो गया। इसके बाद बस फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। और आप लोगों ने देखा, मैं बताता था ना कि एनडीए में जो भी क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन टफ नहीं आता, घूम फिरा के वही आता है जो हर साल आता है। ठीक है, और नोट्स के बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो आपने देखा नोट्स के बाहर एक भी चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी बच्चा एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहा है, तो एक्स ग्रुप या डबल ए के क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एनडीए से अच्छे होते हैं फिजिक्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खूब अच्छे से समझ चुके होंगे, पढ़े होंगे, जो बच्चा पढ़ा होगा क्लास में समझा होगा। बाकी यहाँ तो सोल्यूशन ये देना था, मेन पर्पज सोल्यूशन देना था, बहुत ज़्यादा समझाना तो था नहीं। तो चलिए ठीक है, आज बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।